बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा एमडीकेट का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स के ऊपर होगा। और फिजिक्स का कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर हम क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ये हमारा वन शॉट चैप्टर लेक्चर होगा और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स। तो देखें, इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें मैं पढ़ाऊंगा और आखिर के अंदर हम रेक्टिफायर को करेंगे। देखें, अगर मैं आपको डायरेक्ट रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको कोई चीज समझ आने वाली नहीं है। बिल्कुल सिलेबस के अंदर रेक्टिफायर ही है, लेकिन रेक्टिफायर को डायरेक्ट समझने से अगर आपको समझ आ सकता है तो आप बेशक आखिर में रेक्टिफायर को देखकर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक से समझे तो रेक्टिफायर समझ आएगा और आखिर में आप खुद कहेंगे कि सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स में लिखवाता हूँ, वो आपने क्या करने, याद रखने। देखें, नंबर 1, अगर कभी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके अंदर? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस क्या होती है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और अगर कभी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आए तो क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास? याद रख लें कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आने से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है और इससे आपको एक लॉ भी याद आ रहा होगा। कौन सा लॉ? फेरेडेज लॉ। आपको क्या याद आ रहा होगा? फेरेडेज लॉ। और ये फेरेडेज लॉ में आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करते हैं किससे? ई से, और ऊपर क्या देते हैं? एरो देते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं? बी से, और इसके ऊपर क्या देते हैं? एरो। बी से किसको शो करते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद रह जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को आपने क्या करना है? याद रखना है। और अगर कभी चेंज आ जाए, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के अंदर, बोथ, इन दोनों के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर चेंज आ जाए तो प्रोड्यूस होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट के क्या होती है? बराबर होती है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? आपने याद रख लेनी है। स्पीड ऑफ लाइट को एक तो सी से शो करते हैं, ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? ऑसिलेटर। ये एंट्रेंस टेस्ट में सवाल पूछा गया है कि ऑसिलेटर जो है वो किसको पैदा करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है हमारे पास? ऑसिलेटर है। क्या है? ऑसिलेटर। इधर हम उसे क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। और मैं आपको समझाता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। भाई देखो, ये कंडक्टर है या ऑसिलेटर है, इसके अंदर से ये चार्ज क्या कर रही है? मूव कर रही है। जैसे ही चार्ज हरकत करेगी तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। ये जो साइन है ये किसको शो कर रहा है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, आप मुझे बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होते ही क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द पैदा हो जाएगी। इसके इर्द गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा
हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज लेकर आना है ताकि मैं किसको पैदा कर सकूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर को मूव करवाऊंगा। कंडक्टर को जैसे मूव करवाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो चेंजिंग आ रही है क्योंकि करंट पास हो रहा है, चार्ज पास हो रही है, लेकिन जैसे इसकी हरकत करवाऊंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर चेंजिंग आ जाए तो क्या पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इधर बनाकर आपको दिखा देता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर से कैसे प्रोड्यूस होंगी। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये कौन सी है, मैग्नेट फील्ड, इसके अंदर क्या हो गई है, प्रोड्यूस हो गई है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है पास, ये इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये पूरी की पूरी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है उसे बोलते हैं मीन्स के प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये क्या हो रही है, जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या कहते हैं इसे, इसे क्या कहेंगे हम, ये जो लाइन आ रही है इसे क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आपने जहन में रखनी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्योंकि इसके लिए मैं आपको ना कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कौन से एंगल पर है, 90 के एंगल पर है। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी, बोथ आर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके लिए ना वर्ड यूज में करूंगा, परपेंडिकुलर, इसे ही बोलते हैं 90 का एंगल, इसे ही बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, इसे ही बोलते हैं प्लेन, इसे ही बोलते हैं आर्थोगोनल, आर्थोगोनल। और इसी को इस मींस के सिंबल से भी शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री एंगल पर है, किसके साथ, विथ विथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ। कौन से एंगल पर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ 90 के एंगल पर है। और एक और बात याद रखनी है, ये पॉइंट तो आपने जहन में बिठा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद भी दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के भी कौन से एंगल पर है, 90 के एंगल पर है। ये सारे वर्ड आपने याद रख लेना, 90, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, प्लेन, आर्थोगोनल के 90 डिग्री पर ये हैं दोनों खुद भी, और प्लेन के साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी ये क्या है, 90 डिग्री पर मौजूद है। अच्छा, देखें अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला मैंने आपको ये बताया कि ये कितना होता है, c बराबर है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी बताई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसका फार्मूला भी है, स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास क्या है, फार्मूला भी है। स्पीड ऑफ लाइट का आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला आपने क्या करना है, जहन के अंदर रखना है। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला है क्या, स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे शो करते हैं, एक बात सी से शो करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है 1 अपान, याद रख लें, अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट से हम इसे क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये जो होता है ना हमारे पास, इसे क्या कहते हैं हम, म्यू नॉट, क्या कहते हैं इसे, म्यू नॉट। ठीक है, और इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट भी कहते हैं, और इसे ना याद रख लें प्रीमिएबिलिटी मिलिटी फॉर फ्री स्पेस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस। और ये जो म्यू नॉट होता है हमारे पास, थोड़ी सी जगह बना लें कि ये जो म्यू नॉट होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो होती है वो याद रख लें 4 पाई × 10⁻⁻⁷
टेस्ला मीटर अपान एम्पियर, ठीक है, टेस्ला मीटर अपान एम्पियर। और ये जो म्यू नॉट होता है ये मीडियम बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान जो मीडियम होती है वो म्यू नॉट होता है, ठीक है। म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके दरमियान जो मीडियम है, इनके दरमियान जो मीडियम है उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, ये मीडियम बिटवीन टू पोल्स, मीडियम बिटवीन टू पोल्स ऑफ इसके मैग्नेट के, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास वैल्यू जो आती है वो किसकी आती है, एप्सिलॉन नॉट की, इसे हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को हम और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रीमिटिविटी, प्रीमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो याद रख लें, 8.854 इंटू 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये याद रख लेना, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये मीडियम होता है बिटवीन टू चार्जेस, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है उसको हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट, मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको इधर बताना क्या था, मैंने आपको इधर ये बताना था कि हमारे पास ये जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और ये म्यू नॉट की वैल्यू, अगर हम दोनों इधर रखें, अंडर रूट निकालें, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालें, 1 के साथ डिवाइड करें, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाती है जो कितने के बराबर है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी मोटी मोटी बातें। अब आगे मैं आपको आगे पढ़ाता हूं जो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, उसके बाद आपको रेक्टिफायर समझ में आएगा। इसके अंदर ना मैं आपको नंबर 1 क्या पढ़ाऊंगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। देखिए, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो है ना वो किसको डिफाइन करती है, वो 3 चीजों को डिफाइन करती है। एक हमारे पास कंडक्टर को, और दूसरा किसको डिफाइन करती है, इंसुलेटर को, और तीसरा सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को वो क्या कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के लिए हम ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो सके। और ये हम किसके लिए बना रहे हैं, इंसुलेटर के लिए, ठीक है, ओके। और ये हम किसके लिए बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। चले, अब देखें, कंडक्टर के अंदर ना ये 2 बैंड होते हैं। एक हमारे पास कंडक्टर के अंदर बैंड होता है जिसे कहा जाता है वैलेंस वैलेंस बैंड, और दूसरा जो ऊपर वाला होता है उसे कहा जाता है कंडक्टिंग बैंड, ठीक है। इसी तरह इंसुलेटर के अंदर भी ये कौन सा है, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला कंडक्टिंग बैंड। सेमीकंडक्टर में भी ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्टिंग बैंड, ठीक है। बात सुने कि इसके अंदर ना हमारे पास कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के दरमियान कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड और कंडक्टिंग बैंड से वैलेंस बैंड में इजीली आ सकता है, कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता। जबकि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के दरमियान बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिसे हम फॉरबिडन गैप भी कह रहे होते हैं। और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग बैंड में भेजने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, फिर भी तकरीबन इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा होता वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में। इसी वजह से इंसुलेटर के अंदर करंट पास नहीं होता, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह
जाती ही नहीं है। करंट होता ही क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी तो करंट पास नहीं होगा। तो इंसुलेटर जो होते हैं वो करंट को पास नहीं करते। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो फॉरबिडन गैप होता है ये बहुत कम होता है। मींस के वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे हम, एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देंगे। और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, जब टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का हम क्या करेंगे, राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किधर जा सकता है, कंडक्टिंग बैंड में जाएगा, करंट पास होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड है ना, इसको मैं ऐसे इस मिसाल से समझा दूं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम होता है, इसके अंदर अगर ये कौन सा है, हमारे पास फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वैलेंस बैंड कहलाता है। भाई ये क्या कहलाता है, वैलेंस वैलेंस बैंड। जैसे कि सॉलिड के अंदर कहलाता है, इधर ये वैलेंस बैंड नहीं कहलाता, इधर ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। और जब भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किधर भागता है, ग्राउंड स्टेट से ये भागता है एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन इधर से भागकर किधर चला जाएगा, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे उधर हमारे पास सॉलिड के अंदर हम एक्साइटेड स्टेट को क्या कहते हैं, कंडक्टिंग बैंड। ऐसे ही ये गैसेस वगैरह के अंदर एक होता है हमारे पास ग्राउंड स्टेट और दूसरा हमारे पास होता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। कंडक्टर के अंदर बताने वाली बात यह है कि कंडक्टर के अंदर, सॉलिड के अंदर हम वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड यूज करते हैं, और गैसेस वगैरह के अंदर हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। चलें, इसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स हमने समझ ली। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बाद में आपको समझाऊंगा डोपिंग के बारे में। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, हमारे पास 4a ग्रुप के एलिमेंट में से होते हैं। 4a ग्रुप के क्या होते हैं, ये एलिमेंट में से हैं। और ये 4a ग्रुप के कौन से एलिमेंट हैं, एक आपने याद रख लेना है सिलिकॉन, और दूसरा आपने याद रखना है जर्मेनियम। क्या याद रखना है आपने, जर्मेनियम। ठीक है। अच्छा चलें, अब हम क्या समझते हैं, डोपिंग के बारे में समझते हैं। चलें, तो अब मैं आपको समझाता हूँ डोपिंग के बारे में। देखिए, डोपिंग जो होती है ना, वो होती क्या है, एडिंग इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी इन किसके अंदर, सेमी कंडक्टर के अंदर। सेमी कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। देखिए, हमारे पास ना दो तरह के सेमी कंडक्टर होते हैं, दो तरह के सेमी कंडक्टर होते हैं। एक वो जिनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होती है, इम्प्योरिटी क्या है, ऐड है। ठीक है। और दूसरे सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, मींस के वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। मींस के वो क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, तो इन्हें कहते हैं हम इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और जिनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम इधर डोपिंग के अंदर क्या बना रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। और डोपिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है। डोपिंग कितने टाइप्स की होती है हमारे पास, दो टाइप की होती है। और डोपिंग के अंदर कौन कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है डोनर डोपिंग, और दूसरी हमारे पास होती है एक्सेप्टर डोपिंग। डोनर डोपिंग और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, एक्सेप्टर डोपिंग होती है। देखिए, डोनर डोपिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 4a ग्रुप के।
इसके अंदर हम कौन से ऐड करते हैं इम्प्योरिटी, 5A ग्रुप के एलिमेंट ऐड कर देते हैं। जबकि एक्सेप्टर डोपिंग में क्या होता है, 4A ग्रुप के एलिमेंट जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो क्या ऐड करते हैं, 3A ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इधर मैं ऐड करके आपको दिखाऊंगा। भाई 4A ग्रुप के अंदर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है वो कौन से हैं, भाई जर्मेनियम और सिलिकॉन। हम जर्मेनियम को क्या लेते हैं एग्जांपल, और 5A ग्रुप में से हम किसे ले लेते हैं, एंटीमनी को हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और 5A ग्रुप या 4A ग्रुप, इसका मकसद क्या है, 4A ग्रुप मीन्स के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5A ग्रुप मीन्स लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैं किसको एग्जांपल ले लेता हूँ, एंटीमनी को एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एंटीमनी 5A ग्रुप का है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और जबकि हमारा जो जर्मेनियम है 4A ग्रुप का, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहा हूँ, एंटीमनी के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जर्मेनियम के लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। चलें इसे बना देते हैं। तो देखें, ये जर्मेनियम के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4A ग्रुप का है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। भाई ये हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया। ठीक है, चलें आप मुझे बताएं कि इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है, डोनर डोपिंग रखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव होती है, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, एन टाइप डोपिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एन टाइप डोपिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपने याद रख लेना है कि इसे कहते हैं एन टाइप डोपिंग। ठीक है, नेगेटिव टाइप डोपिंग। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जो इधर चार्ज कैरियर हैं वो हैं क्या, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इधर चार्ज कैरियर आपने याद रख लेने हैं कि क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं आपको एक्सेप्टर डोपिंग के बारे में बताता हूँ। एक्सेप्टर डोपिंग में हम क्या करते हैं, 4A ग्रुप में से जर्मेनियम को ही लेते हैं और 3A ग्रुप में से एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। भाई हमारे पास ये एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम 3A ग्रुप का है, मीन्स कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, जर्मेनियम का। ठीक है, तो हम जर्मेनियम को लेते हैं और जर्मेनियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जर्मेनियम के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से तो 4A ग्रुप का है। इसी वजह से तो कौन से ग्रुप का है हमारे पास, ये 4A ग्रुप का है। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसे ऐड कर दिया है। चलिए अब आप मुझे बताएं कि इधर इस जगह पर क्या बचा, इधर कोई भी चीज नहीं है, तो इधर क्या कंसीडर करते हैं हम, होल कंसीडर करते हैं। इधर क्या बचा, होल। और होल को हम एज अ पॉजिटिव लेते हैं, इधर कुछ भी नहीं है तो होल को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भाई दो बच्चे हैं, उन्होंने टेस्ट दिया, एक की -1 मार्क्स आई नेगेटिव मार्किंग की वजह से और एक की 0 आई। आप मुझे बताएं, आप इस बच्चे को ज्यादा मीन्स के इस बच्चे को इसके मुकाबले में क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे या नहीं कहेंगे, पॉजिटिव। तो होल को में हम इसी वजह से क्या कहते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसको फिर हम कौन से टाइप की डोपिंग कहते हैं, इसे हम कहते हैं पी टाइप डोपिंग, पी टाइप डोपिंग। और आप मुझे बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना, तो इसी वजह से इसे एक्सेप्टर डोपिंग भी कहते हैं। और इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है हमारे पास वो है क्या, चार्ज कैरियर इसमें क्या है, होल्स। चार्ज कैरियर इसमें क्या है, होल्स।
ठीक है। और आपने इसके अंदर एक ना और भी याद रखनी है, बुक की लाइन याद रखनी है कि अगर वो आपसे पूछ ले कि एक्सेप्टर डोपिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी भी यूज कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बुक की लाइंस हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये भी टेस्ट के अंदर पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर एन टाइप डोपिंग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं। ये वर्ड आपने याद रखने हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या है, इसमें होल है डोनर डोपिंग में। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि डोनर डोपिंग किन के दरमियान होती है, तो 4a ग्रुप और 5a ग्रुप में। डोनर डोपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो दिया जा सकता है, ठीक है। इसको कौन सी डोपिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एन टाइप डोपिंग। और इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर डोनर डोपिंग के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूछ लें तो फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पूछ लें तो होल बताना है। एक्सेप्टर डोपिंग 4a ग्रुप और 3a ग्रुप के दरमियान होती है, ठीक है। और इसे हम बी टाइप डोपिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होल कंसीडर होता है, और होल को हम क्या करते हैं, कहते हैं पॉजिटिव कहते हैं। और इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल। और इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसे, ठीक है। ये तो हमारे पास होगी डोपिंग की कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं, चले। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डोपिंग। डोपिंग के बाद आपको पढ़ाएंगे पी एन जंक्शन, ठीक है, पी एन जंक्शन। और ये पी एन जंक्शन जब बनता है तो पी एन जंक्शन को ही हम क्या कह रहे होते हैं, सेमी कंडक्टर डायोड। और ये जो सेमी कंडक्टर डायोड है, ये किसके लिए काम आता है, एज अ रेक्टिफायर के तौर पे काम आता है। और ये रेक्टिफायर क्या बना है, ये रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करती है, डायरेक्ट करंट के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये बात आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है कुछ चीजें, मैं आगे भी आपको समझाता हूँ। मैं देख, अगर रेक्टिफायर डायरेक्ट पढ़ाऊं तो पीछे आप कैसे समझते हैं कि ये रेक्टिफायर बना किससे था, नहीं समझ आती है ना कुछ चीजें। चलो आगे चलते हैं, ऐसा ऐसा समझ आएगी आपको बातें, ठीक है। चले, अब ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा हमारे पास, चले, ठीक है। तो इधर हम क्या बनाते हैं, ये पी, और ये हमारे पास क्या है, एन, ठीक है। भाई हमने जो डोपिंग की थी उसके अंदर पी टाइप भी बनाया था और एन टाइप डोपिंग भी की थी। अब हम क्या करते हैं, इस पी और एन को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। हमने क्या किया, इस पी को और एन को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, पी एन जंक्शन बन गया। सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर ये काम करेगा, ठीक है। कैसे करेगा इसको हम देखेंगे। देखें, इन इन की जगह पर ज्यादा कौन सी चीजें, एन के पास क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, और पी साइड पे क्या मौजूद थे, होल्स मौजूद थे। अब होगा क्या, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, पी की साइड इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेंगे, एन से मूव करेंगे, पी की तरफ आएंगे। और पी की तरफ होल ज्यादा है, एन की तरफ होल कम है, तो पी से होल किधर जाएंगे, एन की तरफ। जब भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें जाएं तो उस अमल को कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। तो इधर कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। तो कुछ देर में क्या होगा कि पी साइड के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, और एन साइड के ऊपर होल जाना शुरू हो जाएंगे। तो होल को हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा वक्त आएगा कि एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो रुकना शुरू हो जाएंगे। वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों होगा, ये इस वजह से होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही अब उस जगह पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, अब नहीं आ सकते। और इन साइड पर ये जो होल जा रहे थे
ये अब रुकना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उस साइड पर अब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। इसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल बैरियर। और इसके ऊपर ये तो बन गया, पोटेंशियल बैरियर बन गया, ये P और N। इससे क्या आ गई? नेगेटिव चार्ज। इस साइड क्या आ गई? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव की एक पट्टी बन जाएगी जिसे कहा जाएगा डिप्लेशन लेयर। जिसे क्या कहा जाएगा? डिप्लेशन लेयर कहा जाएगा। डिप्लेशन लेयर आपने ये याद रखनी है। और ये डिप्लेशन लेयर जो होती है 0.3 टू 0.7 वोल्ट के जरिए ये खत्म भी हो जाती है। वो आगे हम पढ़ते हैं। ये आपने समझ लिया पी एन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में हमने समझ लिया। और ये क्या काम आता है? एज अ रेक्टिफायर काम आ रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा बायसिंग के बारे में। इसके बारे में बायसिंग। देखिए, बायसिंग एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास। क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड से। इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करवाते हैं? पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। सेमी कंडक्टर डायोड से। ठीक है, इसमें ना हमारे पास एक फॉरवर्ड बायस्ड बनता है, एक रिवर्स्ड बायस्ड बनता है। ठीक है, बायसिंग हमारे पास दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड जिसको समझ आ गई उसे रिवर्स भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होता है, मैं पहले बना के दिखा दूं स्ट्रक्चर आपको, बाद में हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास P और ये N। मैं इधर ना ये N की साइड से क्या आते हैं? इधर से इलेक्ट्रॉन। ये बनाने लाजमी है ताकि आपको समझ आए। और P के साइड से क्या आते हैं? होल्स आते हैं। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? हम करंट किस तरीके से इधर से गुजारेंगे? देखें, फॉरवर्ड बायसिंग में हम P को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और N को जोड़ेंगे नेगेटिव से। देखें, इससे होगा क्या? जब ये इधर से पॉजिटिव चार्ज जाएंगी और इधर से नेगेटिव चार्ज जाएंगी तो होगा क्या? आप मुझे बताएं कि इधर पोटेंशियल बैरियर जो बना हुआ था वो कम हो जाएगा या बढ़ेगा? इधर पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर ये जो पोटेंशियल बैरियर मैंने क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन फर्दर इस तरफ नहीं जा सकते और होल से इस तरफ नहीं जा सकते। जब ये इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगी और इधर से नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगी तो आप मुझे बताएं कि इधर पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इधर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये कितनी वोल्टेज से? 0.3 टू 0.7 वोल्ट हम देंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड के अंदर हम कैसे जोड़ेंगे? देखें इधर, ये P और ये हमारे पास N। तो इधर से क्या आ गए? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारे पास, इसको हम रिवर्स बायस्ड में कैसे जोड़ेंगे? इसको हम किससे जोड़ेंगे? देखिए, इसको हम नेगेटिव से जोड़ेंगे और N को हम किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। आप मुझे बताएं कि जब इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा या कम होगा? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल बैरियर तो इस मर्तबा तो और बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। आप मुझे बताएं डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। क्या करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा। ये हमने बायसिंग इधर तक पढ़ ली। इसके बाद मैं आपको रेक्टिफायर पढ़ाऊंगा
लेकिन अभी जो है वो थोड़ा-सा देख लें कि बैटरी कितने परसेंट रह गई है। बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली है। बैटरी जो है वो बिल्कुल क्या होने वाली है? डेड होने वाली है। हाँ, 9% रह गई है। तो इसको इधर ही क्या कर देते हैं हम? खत्म कर देते हैं।